Hello everyone, myself Pritam Rajpurohit। अगर मैं मेरे करंट स्टेटस की बात करूं तो फिलहाल मैं एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने 2021 में नीट क्वालिफाई किया था 650 मार्क्स के साथ। कब किया था मैंने? 2021 में किया था नीट क्वालिफाई 650 मार्क्स के साथ, और ये मेरे तीसरे अटैम्प्ट में हुआ था। मतलब मैंने 18 में 12th किया था, 19 में पहला अटैम्प्ट था, 20 में सेकंड था और 21 में तीसरा था। जब मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो मेरे थे 600 मार्क्स। कब? जब 2020 का एग्ज़ाम दिया था। अब मैंने 2020 और 2021 उस एग्ज़ाम, जब मैं 2020 का एग्ज़ाम दिया था तब भी, और 21 दोनों में बराबर प्रैक्टिस थी और बराबर थियरी क्लियर थी। पर क्या था, 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था उससे एक रात पहले मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, जस्ट एक रात पहले। क्योंकि किसी ने बोला था, किसी की बात क्लिक कर गई कि इतनी बातें अपन सुनते हैं तो बात क्लिक कर ही जाती है ना दोस्तों, कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले स्ट्रेस फ्री रहो, एग्ज़ाम से 2 दिन किताबें छोड़ दो। और उस दिन मैं क्या सफ़र करके आया हुआ था, तो मैंने क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया। और 2 क्वेश्चन से, मात्र 2 क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन रह गया था। अगर मैं शाम को 6 बजे से लेके अगर 10 बजे तक भी पढ़ लेता तो काश 2 की जगह मैं 4 क्वेश्चन हो सकता है सही कर पाता, तो मेरे को 2021 का नीट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। पर मैंने क्या किया, बात नहीं मानी। मैंने बात नहीं मानी, मेरे को बोला गया, उस टाइम भी बोला था जो साथ मेरे भैया, उन्होंने बोला था कि तू पढ़ ले, कल काम आएगा, पर मैंने नहीं पढ़ा, जिद किया। तो एक चीज़ है कि जब तक अपन पढ़ सके, जब तक पढ़ सके तब तक पढ़ो। जब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ सकते हो, जब तक पढ़ो। आपका खुद का मन कहे कि अब नहीं हो रही है पढ़ाई, तब पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है। अब ये था मेरा 2021 तक का सफ़र, जब मैंने नीट निकाला। जैसे ही नीट निकाला और एमबीबीएस में आया, मैं पहले कॉलेज का पहला दिन था, तो मेरे को लगा कि वो लाइफ अलग थी, ये लाइफ अलग है। वो लाइफ बिल्कुल अलग थी, एमबीबीएस लाइफ अलग है। ये दूसरी ज़िंदगी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको मेच्योरिटी देगी। नीट के टाइम अपन क्या करते थे, पढ़ाया गया, पढ़ लिया, आए, खाया पिया किया। एमबीबीएस में चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नया नया एक्सपीरियंस करते हैं कुछ। तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते सब है, हर कोई अच्छे से पढ़ाई करता है, हर कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता है, पर सिस्टमेटिक नहीं होता। मैंने खुद 3 बार नीट का दिया था, खुद 3 बार नीट का अटैम्प्ट दिया है मैंने। तो कहीं ना कहीं तो मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने हर साल की होगी, पढ़ाई तो हर साल ही की होगी, अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ तो भी मेरे अच्छे मार्क्स ही थे, पर उस टाइम अचानक से कट ऑफ 2019 से बढ़ गई थी, 20 का दिया, 20 में से यही हो गया, 21 में सिलेक्शन हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ। जो सबको पता है आजकल के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का एनटी फॉलो करता है, एनसीईआरटी से एनटी नीट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनाता है, तो एनसीईआरटी से एनटी हर बार 85 से 86 क्वेश्चन देता ही देता है नीट। बायो की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि बायो 720 में से 360 नंबर का लेके चलता है। उसमें से 85 से 86 क्वेश्चन कौन देता है, 85 से 86 क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी देता है, 11th और 12th की, दोनों को मिलाए तो 38 चैप्टर है। छोटी सी बुक है, 11th की भी और 12th की भी, अच्छे से पढ़ना होता है, 38 चैप्टर है। और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 360 आउट ऑफ 360 नंबर थे। ऐसा नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था। कौन से टॉपिक पढ़े थे एनसीईआरटी से बाहर, जो टेस्टों में पूछे जाते थे, कौन से जो मेजर टेस्ट होते थे, डायमंड टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, उसमें मैं पढ़ता था। एनसीईआरटी से बाहर भी जो क्वेश्चन आते थे, उनको क्या, एनसीईआरटी की साइड में इधर जो जगह होती है, एनसीईआरटी की साइड में जो जगह होती है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ये खाली जगह होती थी, उन क्वेश्चन को यहाँ उतार देता था। तो उससे क्या हुआ, मेरे को क्वेश्चन क्लिक कर गए, इसलिए मेरा 360 में से 360 मार्क्स था।
2021 की बात हो रही है नीट की, उस टाइम, क्योंकि नीट में हमारा टाइम वो भी 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी थे कि उसमें आप चूज़ कर सकते हो। हमारे 180 की जगह 200 क्वेश्चन आए थे, तो हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे कि आप कर सकते हो उनमें से कोई भी चूज़। ठीक है, तो चूज़ करके 360 में से 360 नंबर थे मेरे। उसको मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था, तो वही आपके सामने बताने जाऊंगा, क्योंकि पहला वीडियो है मेरा इस प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन मैंने पढ़ा रखा है, 3 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का। ऑफलाइन बच्चों से काफ़ी कम्युनिकेशन कर चुका हूँ मैं, और उनसे हर 2 बैच पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उनसे तो पूरा कम्युनिकेशन हो जाता था, बातें हो जाती थी क्लासरूम में। पर ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, पर जो भी चीज़ें हैं अच्छे से अच्छी देने की प्रोवाइड कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने कोटा की टाइम गलतियाँ की थी, जो मैं नीट की टाइम गलतियाँ की थी, वो आपको उसके बारे में बता सकूँ और थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूँ। तो अपन क्या करते हैं, एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं अभी, ह्यूमन फिजियो का। क्या ले रहा हूँ? ह्यूमन फिजियो का। ह्यूमन फिजियो 11th का 16 से 22, 16 नंबर चैप्टर शुरू होता है, 22 नंबर पे ख़त्म हो जाता है। 16 चैप्टर पे आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। 17 पे आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। 18 पे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण। 19 में आता है एक्सक्रीटरी उत्सर्जन। 20 पे आता है पेशीय मस्कुलर। 21 पे आता है नर्वस सिस्टम। 22 पे आता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो सारे सिस्टम है उनका एक साथ कोऑर्डिनेशन है, ये सारे समन्वय बना के बैठे एक साथ, ये एक साथ एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, तब जाके पूरा बॉडी अपना कंट्रोल में रहता है, रेगुलेट रहती है, नियमन होता है बॉडी का। अनपढ़ा हुआ ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी हो, सबसे पहले वो क्या करता है, खुद का नियमन करती है, खुद को कंट्रोल करती है। उनके सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से एक साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे काम करते हैं ताकि कोई भी काम को वो काफ़ी अच्छी दक्षता से कर सके, एफिशिएंसी से कर सके, अच्छा से अच्छा बॉडी करने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी हर चैप्टर जैसे शुरू करता है तो एनसीईआरटी बोलती है कि आप जानते हैं कि सारे सिस्टम आपस में मिलकर समन्वय सिस्टम का निर्माण करते हैं, समन्वय बना के बैठे रहते हैं। वो समन्वय कैसे होता है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था कि समन्वय आपस में सारे कोऑर्डिनेट कैसे है, सारे सिस्टम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी जैसे 16 चैप्टर स्टार्ट होता है पाचन तंत्र, उसमें भी यही लाइन लिखती है। 17 स्टार्ट होता है उसमें भी यही, 18 उसमें भी यही, यहाँ तक कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है उसमें भी यही लिखा रहता है। नर्वस सिस्टम की जो लाइन दे रखी है कि तंत्रिका तंत्र बिंदु दर बिंदु संदेश देती है, उसके भी नीचे भी ये लिखा है कि ये अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर आपस में समन्वय बनाते हैं। यही हर सिस्टम के साथ लिखा हुआ है। तो समन्वय कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दो या दो से अधिक अंग, दो या दो से अधिक अंग या अंग तंत्र आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हो। क्या? दो या दो से अधिक, एनसीईआरटी की लाइन है समन्वय के लिए, एनसीईआरटी की लाइन ही मैं बोल रहा हूँ कि दो या दो से अधिक चीज़ें जो आपस में मिलकर काम कर रही हो क्या होती है? समन्वय होती है। क्या होती है? कोऑर्डिनेट होती है। क्या होती है? कोऑर्डिनेट होती है। अब उसको कैसे, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ। अभी आपके सामने पूरा एग्जाम्पल बताऊँगा, उसमें आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सारे सिस्टम एक साथ कैसे काम करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ से भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सारा पूरा यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है, पूरा कोशिश करूँगी अच्छे से समझा सकूँ विथ डायग्राम। तो जैसे अपन यहाँ बना लेते हैं कि यह है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से। तो मैंने इसको क्या बना दिया? माउथ। और एंडिंग कहाँ होती है? एनस पे। अब देखो बच्चों, मुख 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 क्या होता है? एक ओपनिंग होती है। मुख एक ओपनिंग होती है, माउथ एक ओपनिंग होता है, हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होता है। माउथ कैविटी होती है, उसके अंदर प्लेट भी होता है, टिथ भी होते हैं, टंग भी होते हैं। टंग एक होती है, जुबान होती है, दांत होते हैं और तालू होता है। तालू 2 प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट होता है और एक होता है कठोर होता है। अब वही सॉफ्ट तालू आगे जाके विलम बदल जाता है। तो ये तो सबको जानकारी रहती है बेसिक। तो वो चीज़ है कि माउथ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे 16 चैप्टर स्टार्ट करूँगा, पाचन तंत्र, उसमें सारे सिस्टम एक तरफ, सारा सिस्टम जो पढ़ाऊँगा पाचन तंत्र, उसमें सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो मैं अभी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ सारे सिस्टम एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, मिलके कैसे काम कर रहे हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ।
जैसे ही इसको क्या हुआ, अपने शरीर को भूख लगी तो अपन को ब्रेन में मैसेज आया कि भूख लग रही है तो कुछ खाना खाओ। अपन ने खाना खाने के लिए क्या किया, भोजन किया। क्या किया, भोजन किया। ठीक है, अब क्या हुआ, भोजन गया, दांतों ने अपना काम किया। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ICPMM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। उसको अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे। दांत, जुबान एक होती है, मस्कुलर होती है। टंग एक होता है, मस्कुलर होता है, ये तो पता ही है आप सबको, NCERT ने लिख रखा है। फ्रेनुलम की सहायता से हाइड से जुड़ा रहता है। ठीक है, और क्या होता है, तालु 2 प्रकार का होता है, अभी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ आया, दांत ने काम किया, क्या किया, भोजन को चीरा फाड़ा, सलाइवा आई, लार ग्रंथि आई, भोजन को मिक्स किया, बोलस बनाया, बोलस ईसोफेगस में गया। अब जो ईसोफेगस है वहाँ से कहाँ गया, अमाशय में गया। अमाशय कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अमाशय में जो सेल्स थी उन्होंने एंजाइम्स निकाले, उस भोजन को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा सिंपल कर दिया, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में किया। क्यों किया, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उसको अपन ने किसमें किया है, सिंपल फॉर्म में किया है। इसमें किया है, सिंपल फॉर्म में किया है। किसकी सहायता से किया है, किसकी सहायता से किया है, अमाशय। अरे यस या नो, यस बच्चों, क्या, अमाशय, सलाइवा, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल एंजाइम की वजह से, जूसेज की वजह से क्या कर दिया, इसको अपन ने सिंपल फॉर्म में किया है। अब ये यहाँ पे है, ये अवशोषण योग्य हो गया है। कैसा हो गया है, इसको अब अपन क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। अब सेल तो रही ही यहाँ, अरे दोस्तों क्या, दोस्तों ये, दोस्तों क्या, ये सेल है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, राइबोसोम बना दिया है। ठीक है, अब सेल है, न्यूट्रिशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ पहुँचाने के लिए क्या होगा, मीडियम की जरूरत होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे मीडियम का काम कौन करेगा, ब्लड वेसल्स। उसमें चढ़ने वाली चीज़ क्या होगी, रक्तों का। अरे ब्लड होगा कि नहीं होगा। अब ब्लड को कौन पंप करेगा, सीधी सी बात है, हार्ट करेगा। अरे हार्ट करता है कि नहीं करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना बच्चों, क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, अब जैसे भोजन अपन क्या है, वायवीय श्वसन करते हैं। तो भोजन एटीपी जब भी बनेगी, भोजन से क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, एनर्जी आएगी। जब भी एटीपी बनेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अरे होगी कि नहीं होगी। अब सेल को ऑक्सीजन चाहिएगा, अब ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में ज़्यादा है, उसको सेल तक पहुंचाना है, और कहाँ है, वायुमंडल में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा पड़ी है ऑक्सीजन, है कि नहीं है। और उसको अपन को कहाँ तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। और सेल तक अपन कैसे पहुंचाएंगे, वो लंग्स काम करेगा। क्या करेगा, लंग्स करेगा। प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा उसको क्या करेगा, दोनों में डिफरेंस लाएगा। गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करेगी, और वहाँ से सेल तक करेगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी के आगे वाले चैप्टर जैसे अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें अपन इसको भी कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, कि भाई यहाँ पे भोजन, जो भी एटीपी बनेगी, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आए हैं, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिएगा, उसको तोड़ने के लिए सीधी सी बात है, अपन को क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा। ऑक्सीजन कौन लेके आएगा, श्वसन तंत्र लेके आएगा। तो ये तो क्या होगा, पाचन। अरे दोस्तों ये क्या होगा, ये कौन सा तंत्र हो गया, ये हो गया पाचन तंत्र। तो यहाँ से यहाँ तक मैं बोल दूं बच्चों, ये है पाचन तंत्र, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये कौन सा है, पाचन तंत्र है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, कौन से तंत्र से लाएंगे, श्वसन तंत्र से। श्वसन का काम कौन करता है,
ब्रीदिंग किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा होती है। होती कि नहीं होती बच्चों? सबको पता है कि लंग्स के द्वारा होती है। सर आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जेन्युइनली कि लंग्स के द्वारा होती है कि नहीं होती? ठीक है बच्चों, बच्चों आपने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ लंग्स के द्वारा। लंग्स प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से कहाँ जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, वहाँ से कहाँ जाएगी? लेफ्ट एंट्री में, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ सेल है वहाँ जाएगी, वहाँ से ठीक है जो भी भोजन है उसको तोड़ने में काम आएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने अभी बात की थी एक मीडियम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक मीडियम की। उस मीडियम का काम कौन करेगा? रक्त। अब रक्त को यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाएगा बच्चों? हार्ट पहुँचाएगा। कौन पहुँचाएगा? हार्ट पहुँचाएगा। अब जैसे देखो बच्चों, ये सेल है, अगर मैं मान लो इस सेल को, अगर बच्चों सेल को इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ, इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? नीचे ड्रॉ करता हूँ सेल को, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब देखो बच्चों, ये क्या है? यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? ये है हार्ट। हार्ट को मैंने ड्रॉ किया है। इसको अच्छे से कब समझेंगे अपन? सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको क्या करेंगे अपन? अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या किया? हार्ट बनाया। क्या बनाया? हार्ट बनाया। अब देखो, अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ? लंग्स बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ? लंग्स बनाने जा रहा हूँ बच्चों। ये आगे जाके क्या हो जाएगी? ये आगे जाके ट्रेकिया बन जाएगी। अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ से कौन आई? पल्मोनरी वेंस। इसको रेड वेंस है तो रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ वापिस, रेड है तो। यहाँ से कौन आई? पल्मोनरी वेंस। कहाँ आई? कहाँ आई बच्चों? अरे बच्चों कहाँ आई? कहाँ आई? लेफ्ट एट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? राइट एट्रियम। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा, कहाँ तक जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? वहां से ही कहाँ से लेके जाएगा ब्लड? सेल तक ले जाएगा। अब इसमें क्या होंगे? न्यूट्रिशन होंगे। क्या होंगे? अरे पोषक तत्व तो होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अरे दोस्तों क्या होंगे इसमें? पोषक तत्व होंगे। अरे होंगे दोस्तों, पोषक तत्व होंगे। अब जो ये पोषक तत्व है ये सेल में जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? दो चीजें होगी, एक तो CO2 निकलेगी, दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजनी वेस्ट निकलेगा। क्या होगा? एक CO2 होगी, दूसरा नाइट्रोजनी वेस्ट निकलेगा। अब CO2 है, इसको कहाँ डाल देंगे? अपन ब्लड में। कहाँ डाल देंगे इसको? ब्लड में। अब ये CO2 है ब्लड में, अब ये अपने लिए हानिकारक है। CO2 भली तब है जब उसको बाहर भेजा जाए। अरे CO2 भली कब है दोस्तों? जब उसको बाहर भेजा जाए। अब CO2 बाहर कैसे जाएगी? जब अपन इसको क्या करेंगे? रक्त में डाल देंगे। कौन से रक्त में? ज्यादा एरो बड़ा हो गया, यहां तक ही। इसको मैं मिटा रहा हूं, वापिस ब्लड वेसल्स मिट गई दोस्तों। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं वापिस। ठीक है, CO2 तो निकल गई। अब CO2 क्या है? यहाँ पे CO2 का प्रेशर क्या है? कम। इसमें CO2 का प्रेशर क्या है? ज्यादा। CO2 क्या करेगी? अपने ज्यादा वाले प्रेशर से कम वाले प्रेशर की तरफ जाएगी। कहाँ आ गई? लंग्स में। कहाँ आ गई? लंग्स में। अब क्या होगा? क्या होगा? वातावरण। वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है? इन्वायरमेंट में CO2 और कम है, तो ये लंग्स से CO2 बाहर आ जाएगी।
अब जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नाइट्रोजन वेस्ट बना है ये भी हानिकारक है, ये भी हानिकारक है। अब जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या था, ये सेल थी, क्या थी, सेल, वहां से क्या निकला था, नाइट्रोजनी वेस्ट। एक मिनट वापस निकलते अपन, फिर समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, सेल है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनी वेस्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगा, लीवर, क्या करेगा, लीवर, लीवर इसको कौन बदलेगा, लीवर, ये मैं लीवर बना रहा हूँ, लीवर इसको किस में बदलेगा, यूरिया में। किस में बदलेगा, यूरिया में। कौन बदलेगा, लीवर। किसको बदलेगा, नाइट्रोजनी जो भी वेस्ट है। अब ये इस यूरिया को बाहर कौन निकालेगा, इसको यूरिया को बाहर कौन निकालेगा, किडनी निकालेगी। कौन निकालेगी, किडनी निकालेगी। किसके साथ निकालेगी, यूरिन के साथ। किसके साथ, यूरिन के साथ। कौन निकालेगी, किडनी निकालेगी। किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। यूरिया को निकालेगी नहीं, इसलिए तो ह्यूमन यूरियोटेलिक होता है। अरे होता है कि नहीं होता है दोस्तों, यूरियोटेलिक होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में पसीने के साथ भी यूरिया निकलता है, एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे उत्सर्जन हुआ है, क्या हुआ है, उत्सर्जन। तो ये वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये इन सारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र और एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र को कौन नियंत्रित करेगा, ब्रेन करेगा। कौन करेगा, ब्रेन और एंडोक्राइन। तो दो सिस्टम ये हो गए। अब ये आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार एक दूसरे के कार्य में सहायता करते हैं, इसलिए इनका आपस में कोऑर्डिनेट है। जो मैंने कोऑर्डिनेट, जिसके ऊपर 20 मिनट लिए आपके, कोऑर्डिनेट वर्ड जो एनसीईआरटी हर चैप्टर में लिखती है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि सारे सिस्टम, सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई है, सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके बताया गया है कि एक साथ अगर एक भी पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र, एक भी तंत्र में अगर कहीं खराबी हो तो दूसरे तंत्र काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि इन सबका एक साथ अधिक दक्षता से, एफिशिएंसी से काम करना हो तो सारे सिस्टम एकदम से सही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने अभी जो समझाया इतने अच्छे तरीके से, पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की। जिस तरीके से मैं एनसीईआरटी को लैंग्वेज को अच्छे से सिंपल कर सकता था उतना मैंने सिंपल किया है, सरल कर सकता था उतना मैंने सरल किया है, जितना अच्छे से पढ़ा सकता था उतना अच्छे से पढ़ाया है, एक शब्द को लेके कोऑर्डिनेट, क्योंकि हर चैप्टर में आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं आते, एनसीईआरटी की इस लाइन से एमसीक्यू नहीं आते हैं, सीधी लाइन उठ के आती है एनटीए नीट जो एग्जाम करवाती है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सभी तंत्रों का एक साथ कार्य करना कोऑर्डिनेट होता है, या दो से अधिक, या सिर्फ दो, या दो से कम, तो आपको एक लाइन यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर वे से एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी को एक लाइन से समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो एक शब्द से मैंने जैसे अभी समझाया वैसे एनसीईआरटी को बहुत प्यार से करना पड़ेगा हर चीज़ को, समझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र अपन बाद में करेंगे, श्वसन तंत्र पहले करते हैं, क्योंकि श्वसन तंत्र करने के जस्ट बाद अपन कौन सा करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा, समन्वय, जो मैंने अभी समझाया था। उससे पहले मैंने मेरा इंट्रो दिया था, और ये मेरा पहला वीडियो है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आगे वाले जैसे वीडियो आएंगे उसमें आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी एक चैप्टर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी जो मैंने बोला है उसको स्टार्ट करेंगे, वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आ जाएगा। अभी मैंने वीडियो पहली बार प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाया है। और पहली बात तो ये है कि इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जहाँ पे भी कोई मटेरियल मिल रहा है पढ़ लो, पढ़ लो। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में कितना डिफरेंस था। ऑफलाइन में अपन टीचर को भगवान मानते हैं कि जो है ये है। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में टीचर के पीछे कंपैरिजन हो जाता है कि इसने तो ऐसा पढ़ाया, उसने ऐसा पढ़ाया था। कोई कैसा भी पढ़ा रहा हो, कोई अपना फील्ड छोड़ के तुम्हें पढ़ाने आता है तो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारा हर कोई अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस समझने की टाइम होती है। तो बढ़िया कोई भी टीचर मिले कॉन्सेप्ट को समझो, करो, बढ़िया करो। और मेरे वीडियो अगले वैसे सेकंड वीडियो में मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि अच्छे से और समझा पाऊँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, इस बार मैंने अपना इंट्रो दिया तो ज़्यादा टाइम लग गया। अगले वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन बहुत कम, मतलब इंट्रो तो हो गई नहीं ना, इंट्रो हो गया मेरा, मैंने मेरी पहचान बता दी, ठीक है। तो आएंगे जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँगा, पूरा एनसीईआरटी को कवर कराऊँगा। एनसीईआरटी के कई शब्द हैं उसको देखूँ, पूरा समझाऊँगा कि वो एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को इससे बाहर पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बुक्स है, पर रेस्पिरेटरी कहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं आजकल। एनसीईआरटी पहले कवर हो जाए उसके बाद अपन बाहर का देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपन ने खाना खाने के लिए क्या किया, भोजन किया। क्या किया, भोजन किया। ठीक है। अब क्या हुआ, भोजन गया, दांतों ने अपना काम किया। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ICPMM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। उसको अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे। दांत, जुबान एक होती है, मस्कुलर होती है। टंग एक होता है, मस्कुलर होता है, ये तो पता ही है आप सबको, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। फ्रेनुलम की सहायता से हायोइड से जुड़ा रहता है, ठीक है। और क्या होता है, तालु 2 प्रकार का होता है, अभी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ आया, दांत ने काम किया, क्या किया, भोजन को चीरा फाड़ा, सलाइवा आई, लार ग्रंथि आई, भोजन को मिक्स किया, मोलस बनाया। मोलस ईसोफेगस में गया। अब जो ईसोफेगस है वहाँ से कहाँ गया, अमाशय में गया। अमाशय कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अमाशय में जो सेल्स थी उन्होंने एंजाइम्स निकाले, उस भोजन को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा सिंपल कर दिया, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में किया। क्यों किया, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उसको अपन ने किसमें किया है, सिंपल फॉर्म में किया है। इसमें किया है, सिंपल फॉर्म में किया है। किसकी सहायता से किया है, किसकी सहायता से किया है, अमाशय। अरे यस या नो, यस बच्चों, क्या, अमाशय, सलाइवा, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल एंजाइम की वजह से, जूसेज की वजह से क्या कर दिया, इसको अपन ने सिंपल फॉर्म में किया है। अब ये यहाँ पे है, ये अवशोषण योग्य हो गया है। कैसा हो गया है, इसको अब अपन क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। अब सेल तो रही ही यहाँ, अरे दोस्तों क्या, दोस्तों ये दोस्तों क्या, ये सेल है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, राइबोसोम बना दिया है, ठीक है। अब सेल है, न्यूट्रिशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ पहुँचाने के लिए क्या होगा, मीडियम की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे मीडियम का काम कौन करेगा, ब्लड वेसल्स। उसमें चढ़ने वाली चीज़ क्या होगी, रक्तों का। अरे ब्लड होगा कि नहीं होगा। अब ब्लड को कौन पंप करेगा, सीधी सी बात है, हार्ट करेगा। अरे हार्ट करता है कि नहीं करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना बच्चों, क्या करेगा, पंप करेगा,
ठीक है। अब जैसे भोजन अपन क्या है, वायवीय है, क्या है, वायवीय है, वायवीय श्वसन करते हैं। तो भोजन एटीपी जब भी बनेगी, भोजन से क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, एनर्जी आएगी। जब भी एटीपी बनेगी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अरे होगी कि नहीं होगी। अब सेल को ऑक्सीजन चाहिएगा, सेल को ऑक्सीजन चाहिएगा। अब ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में ज़्यादा है, उसको सेल तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। और कहाँ है, वायुमंडल में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा पड़ी है ऑक्सीजन, है कि नहीं है। और उसको अपन को कहाँ तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। और सेल तक अपन कैसे पहुंचाएंगे, वो लंग्स काम करेगा, क्या करेगा, लंग्स करेगा। प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा उसको क्या करेगा, दोनों में डिफरेंस लाएगा। गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करेगी और वहाँ से सेल तक करेगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी के आगे वाले चैप्टर जैसे अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें अपन इसको भी कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, कि भाई यहाँ पे भोजन जो भी एटीपी बनेगी, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आए हैं, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिएगा, उसको तोड़ने के लिए सीधी सी बात है अपन को क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा। ऑक्सीजन कौन लेके आएगा, श्वसन तंत्र लेके आएगा। तो ये तो क्या हुआ, पाचन। अरे दोस्तों ये क्या हुआ, ये क्या, ये कौन सा तंत्र हो गया, ये हो गया पाचन तंत्र। तो यहाँ से यहाँ तक मैं बोल दूं बच्चों, ये है पाचन तंत्र, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये कौन सा है, पाचन तंत्र है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, कौन से तंत्र से लाएंगे, श्वसन तंत्र से। श्वसन का काम कौन करता है, ब्रीदिंग किसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा होती है। होती कि नहीं होती बच्चों, सबको पता है कि लंग्स के द्वारा होती है। सर आप मजाक कर रहे हो, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जेन्युइनली कि लंग्स के द्वारा होती है कि नहीं होती। ठीक है बच्चों आपने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ लंग्स के द्वारा। लंग्स प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से कहाँ जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, वहाँ से कहाँ जाएगी, लेफ्ट एंट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ सेल है वहाँ जाएगी, वहाँ से ठीक है जो भी भोजन है उसको तोड़ने में काम आएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने अभी बात की थी, एक मीडियम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, एक मीडियम की। उस मीडियम का काम कौन करेगा, रक्त। और रक्त को यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाएगा बच्चों, हार्ट पहुँचाएगा। कौन पहुँचाएगा, हार्ट पहुँचाएगा। अब जैसे देखो बच्चों ये सेल है, अगर मैं मान लो इस सेल को, अगर बच्चों सेल को इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे ड्रॉ करता हूँ सेल को, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये है हार्ट। हार्ट को मैंने ड्रॉ किया है। इसको अच्छे से कब समझेंगे अपन, सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको क्या करेंगे अपन, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, हार्ट बनाया। क्या बनाया, हार्ट बनाया। अब देखो अगर मैं दूसरी बात करूँ, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, लंग्स बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, लंग्स बनाने जा रहा हूँ बच्चों। ये आगे जाके क्या हो जाएगी, ये आगे जाके ट्रेकिया बन जाएगी। अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ से कौन आई, पल्मोनरी वेंस। इसको रेड वेंस है तो रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ वापिस, रेड है तो। यहाँ से कौन आई, पल्मोनरी वेंस। कहाँ आई, कहाँ आई बच्चों, अरे बच्चों कहाँ आई, कहाँ आई, लेफ्ट एट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है, राइट एट्रियम। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा, कहाँ तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा,
वहां से यहाँ से लेके जाएगा ब्लड, सेल तक ले जाएगा। अब इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, क्या होंगे, अरे पोषक तत्व होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, अरे दोस्तों क्या होंगे इसमें, पोषक तत्व होंगे, अरे होंगे दोस्तों, पोषक तत्व होंगे। अब जो ये पोषक तत्व है ये सेल में जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, दो चीजें होगी, एक तो CO2 निकलेगी, दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजनी वेस्ट निकलेगा। क्या होगा, एक CO2 होगी, दूसरा नाइट्रोजनी वेस्ट निकलेगा। अब CO2 है, इसको कहाँ डाल देंगे अपन, ब्लड में। कहाँ डाल देंगे इसको, ब्लड में। अब ये CO2 है ब्लड में, अब ये अपने लिए हानिकारक है। CO2 भली तब है जब उसको बाहर भेजा जाए। अरे CO2 भली कब है दोस्तों, जब उसको बाहर भेजा जाए। अब CO2 बाहर कैसे जाएगी, जब अपन इसको क्या करेंगे, रक्त में डाल देंगे। कौन से रक्त में, ज्यादा एरो बड़ा हो गया, यहां तक ही, इसको मैं मिटा रहा हूं, वापिस ब्लड वेसल्स मिट गई दोस्तों, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं वापिस, ठीक है। CO2 तो निकल गई। अब CO2 क्या है, यहाँ पे CO2 का प्रेशर क्या है, कम, इसमें CO2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा। CO2 क्या करेगी, अपने ज्यादा वाले प्रेशर से कम वाले प्रेशर की तरफ जाएगी। कहाँ आ गई, लंग्स में। कहाँ आ गई, लंग्स में। अब क्या होगा, क्या होगा, वातावरण, वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, इन्वायरमेंट में CO2 और कम है, तो ये लंग्स से CO2 बाहर आ जाएगी। अब जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो नाइट्रोजन वेस्ट बना है, ये भी हानिकारक है, ये भी हानिकारक है। अब जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसको मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या था, ये सेल थी, क्या थी, सेल, वहां से क्या निकला था, नाइट्रोजनी वेस्ट। एक मिनट वापस निकलते अपन, फिर समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, सेल है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनी वेस्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगा, लीवर, क्या करेगा, लीवर, लीवर इसको कौन बदलेगा, लीवर, ये मैं लीवर बना रहा हूँ, लीवर इसको किसमें बदलेगा, यूरिया में। किसमें बदलेगा, यूरिया में। कौन बदलेगा, लीवर। किसको बदलेगा, नाइट्रोजनी जो भी वेस्ट है। अब ये इस यूरिया को बाहर कौन निकालेगा, इसको यूरिया को बाहर कौन निकालेगा, किडनी निकालेगी। कौन निकालेगी, किडनी निकालेगी। किसके साथ निकालेगी, यूरिन के साथ। किसके साथ, यूरिन के साथ। कौन निकालेगी, किडनी निकालेगी। किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। यूरिया को निकालेगी नहीं, इसलिए तो ह्यूमन यूरियोटेलिक होता है। अरे होता है कि नहीं होता है दोस्तों, यूरियोटेलिक होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में पसीने के साथ भी यूरिया निकलता है, एल्सियाटिक लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे उत्सर्जन हुआ है, क्या हुआ है, उत्सर्जन। तो ये वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये इन सारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र और एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र को कौन नियंत्रित करेगा, ब्रेन करेगा। कौन करेगा, ब्रेन और एंडोक्राइन। तो दो सिस्टम ये हो गए। अब ये आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार एक दूसरे के कार्य में सहायता करते हैं, इसलिए इनका आपस में कोऑर्डिनेट है। जो मैंने कोऑर्डिनेट, जिसके ऊपर 20 मिनट लिए आपके, कोऑर्डिनेट वर्ड जो एनसीईआरटी हर चैप्टर में लिखती है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि सारे सिस्टम, सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई है, सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके बताया गया है कि एक साथ अगर एक भी पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र, एक भी तंत्र में अगर कहीं खराबी हो तो दूसरे तंत्र काम नहीं करेंगे।
समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि इन सब का एक साथ अधिक दक्षता से एफिशिएंसी से काम करना हो तो सारे सिस्टम एकदम से सही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने अभी जो समझाया इतने अच्छे तरीके से, पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की। जिस तरीके से मैं एनसीईआरटी को लैंग्वेज को अच्छे से सिंपल कर सकता था उतना मैंने सिंपल किया है, सरल कर सकता था उतना मैंने सरल किया है, जितना अच्छे से पढ़ा सकता था उतना अच्छे से पढ़ाया है, एक शब्द को लेके कोऑर्डिनेट, क्योंकि हर चैप्टर में आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं आते, एनसीईआरटी की इस लाइन से एमसीक्यू नहीं आते हैं, सीधी लाइन उठ के आती है नीट जो एग्जाम करवाती है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। सभी तंत्रों का एक साथ कार्य करना कोऑर्डिनेट होता है, या दो से अधिक, या सिर्फ दो, या दो से कम, तो आपको एक लाइन यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर वे से एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी को एक लाइन से समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो एक शब्द से मैंने जैसे अभी समझाया वैसे एनसीईआरटी को बहुत प्यार से करना पड़ेगा हर चीज़ को, समझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा? श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र अपन बाद में करेंगे, श्वसन तंत्र पहले करते हैं, क्योंकि श्वसन तंत्र करने के जस्ट बाद अपन कौन सा करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा? समन्वय, जो मैंने अभी समझाया था। उससे पहले मैंने मेरा इंट्रो दिया था, और ये मेरा पहला वीडियो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आगे वाले जैसे वीडियो आएंगे उसमें आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी एक चैप्टर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी जो मैंने बोला है उसको स्टार्ट करेंगे, वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आ जाएगा। अभी मैंने वीडियो पहली बार प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाया है, और पहली बात तो ये है कि इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जहाँ पे भी कोई मटेरियल मिल रहा है पढ़ लो। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में कितना डिफरेंस था। ऑफलाइन में अपन टीचर को भगवान मानते हैं कि जो है ये है। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में टीचर के पीछे कंपैरिजन हो जाता है कि इसने तो ऐसा पढ़ाया, उसने ऐसा पढ़ाया था। कोई कैसा भी पढ़ा रहा हो, कोई अपना फील्ड छोड़ के तुम्हें पढ़ाने आता है तो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारा हर कोई अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस समझने की टाइम होती है। तो बढ़िया कोई भी टीचर मिले, कॉन्सेप्ट को समझो, करो, बढ़िया करो। और मेरे वीडियो अगले वैसे सेकंड वीडियो में मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि अच्छे से और समझा पाऊँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, इस बार मैंने अपना इंट्रो दिया तो ज़्यादा टाइम लग गया। अगले वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन बहुत कम, मतलब इंट्रो तो होगा ही नहीं ना, इंट्रो हो गया मैंने मेरी पहचान बता दी, ठीक है। तो आएंगे जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँगा, पूरा एनसीईआरटी को कवर कराऊँगा। एनसीईआरटी के कई शब्द हैं उसको देखूँ, पूरा समझाऊँगा कि वो एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को इससे बाहर पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बुक्स है, पर रेस्पिरेटरी कहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं आजकल। एनसीईआरटी पहले कवर हो जाए, उसके बाद अपन बाहर का देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और क्या होगा, उसका खुद का वॉल्यूम होगा। अब देखो, जैसे कोई सेल है, वो छोटी है, उसकी साइज कैसी है? बहुत कम है। और एक सेल है जिसकी साइज क्या है? ज़्यादा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों 2। अब जिसकी साइज कम है, इसका मतलब क्या है? इसमें सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है, वो लगभग बराबर रहेंगे या ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पर जिसकी साइज ज़्यादा है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में? सरफेस एरिया की तुलना में। जिससे क्या होगा? सेल का
संतुलन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन। पर सब भूल जाओ, नीट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एनटीए इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एनटीए इसमें से इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांसेस है। ये मैंने इसलिए बताया थोड़ा बहुत बाहर का, कि पढ़ रखा था तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। पर सब भूल जाओ, क्या करो, सब भूल जाओ, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस है, 1% चांसेस भी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, 1% भी चांसेस नहीं है कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। बिल्कुल किस हिसाब से अपन कहे कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। अपन को पहले क्या करना है, एनसीईआरटी देखना, क्या करना है, एनसीईआरटी उसको फॉलो करना है। उससे पहले यही मानना कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, जो एनसीईआरटी है वही है। एनसीईआरटी को पढ़ो, अच्छे से बढ़िया करो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अपन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन कोशिश करेंगे एनसीईआरटी की। अब अपन पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। हकीकत में अब सेल डिवीज़न कैसे पढ़, कि सेल मान लो कोई 2n है, सेल मान लो कोई 2n है और वो डिवाइड होती है, 2n है, डिवाइड है, 2n है मतलब डिप्लॉइड है, बोले तो द्विगुणित है। अब ये 2n डिवाइड हुई, अगर ये वापिस 2n बनाता है, ये सेल वापिस अपनी, ये जो संतति सेल है, ये कैसी है, संतति सेल है, ये संतति प्रोजनी सेल है। अगर ये बनाए, जो नई सेल बनी है वो भी अगर 2n है, तो जो ये मात्रक सेल है, मात्रक कोशिका है, जो मदर सेल है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये आनुवांशिक रूप से समान है, किसके, मात्रक सेल के। अब जो ये प्रोजनी सेल्स हुई है, जो ये सेल्स आई है, जो नई सेल्स बनी है, ये भी 2n है, जो मदर सेल्स थी वो भी 2n है, मतलब उनका प्रोसेस हुआ है, उसमें कोई भी क्रोमोसोम आधे नहीं हुए, वो जितने मदर सेल में थे उतने कहाँ है, जो नई सेल्स बनी उसमें है। तो ये क्या है, जेनेटिकली क्या है, समान है, दोनों में जेनेटिकली सेम, उतने ही अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। इसलिए इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन, जिसे बोला जाएगा माइटोसिस। तो आज अपन कवर करेंगे समसूत्री विभाजन को। एक और होता है आठसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, पर पहले कौन सा पढ़ेंगे हम, समसूत्री विभाजन को। समसूत्री विभाजन की बात करें तो एनसीईआरटी बड़ी प्यारी लाइंस लिखती है। एनसीईआरटी बड़ी प्यारी लाइंस लिखती है, क्या लिखती है, कि ये सबसे नाटकीय अवस्था है, परंतु ये वास्तविक अवस्था है। क्या, नाटकीय अवस्था भी है और वास्तविक अवस्था भी है। एनसीईआरटी बहुत प्यारी चीज़ लिखी, नाटक जैसा, नाटकीय, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आएंगे और रियल में होते हैं ऐसे चेंजेस, इसलिए इसको दो नाम दे देती है एनसीईआरटी। क्या दे देती है, पहला नाम दे देती है वास्तविक है, दूसरा दे देती है कि ये नाटकीय अवस्था है। अब समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को देखें तो जैसे मनुष्य की सेल 24 घंटे में विभाजित होती है, उसमें समसूत्री विभाजन
दो समसूत्री विभाजन के बीच में एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं अंतरावस्था, इंटरफेस। ये समसूत्री विभाजन एम फेज, ये एम फेज, इन दोनों के बीच में आती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस, जैसे हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। ज़्यादातर 95% एनसीईआरटी की डेटा है, 95% सेल किस में होती है? इंटरफेस में होती है। 5% होती है वो किस में होती है? समसूत्री विभाजन में होती है। समसूत्री विभाजन का अवधि, कोई भी समसूत्री विभाजन कहना उचित नहीं रहेगा, अपन कह सकते हैं कि सेल डिवीजन की अवधि सेल से सेल और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म चेंज होती रहती है। समझ में आया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका या एक जीव से दूसरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चेंज होती रहती है। जैसे अपन बात करें एनसीईआरटी डेटा देती है, मैं एनसीईआरटी की ही डेटा बोलूँगा कि जो यीस्ट है उसमें कोशिका विभाजन 90 मिनट में होता है और वहीं अपने अंदर 24 घंटे में। कौन बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है। तो एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है कि कोई भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक जीव से दूसरी जीव में ये सेल डिवीजन की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग हो सकता है। अब आगे अपन देखें कि सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में समसूत्री विभाजन में ये 4 फेज में होती है। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कितने में होती है? 4 में होती है। जैसे कोई सेल साइकिल है, ये है सेल कि इसका साइकिल हो रहा है। जैसे अपन मनुष्य के लिए लेते हैं 24 घंटे, तो उसमें 95% जो टाइम बीतता है वो किस में बढ़ता है? G1 S G2 में। कौन बोलता है? एनसीईआरटी बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने बोला है। बाकी वाला किस में बचता है? एम फेज में। बाकी वाला किस में? एम फेज में। 95 ये होता है। अब जो सेल होती है अपन सेल के, वो 3 टाइप में। एक होती है लेबल सेल। लेबल सेल का मतलब क्या है कि कहीं सेल डिजनरेट हो रही है, लगातार रोज रोज का डिजनरेट हो रही है। जैसे मैं स्किन में सेल्स ये हमेशा डेड हो रही है, या जीआईटी देख लो, जीआईटी में हमेशा, या कोई भी ब्लड सेल्स बन रही है, वो हमेशा बनती रहेगी, वो हमेशा डिवीजन करती रहेगी। कौन सी? उसको क्या बोलेंगे? लेबल सेल। क्या बोलेंगे? लेबल सेल। दूसरा है स्टेबल सेल। अब जो स्टेबल सेल है वो क्या होगी? वैसे तो एस फेज में क्या होगा? डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। अरे बच्चों ध्यान से देखो, डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बोल दिया, इसके ऊपर 5 स्टार लगाओ। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा है? डीएनए संश्लेषण किस फेज में होता है? कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। अब डीएनए संश्लेषण के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? तो डीएनए पॉलीमरेज। कौन से चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। कौन से डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड।
कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये कितने टाइम के लिए होती है? 6 घंटे के लिए होती है। ये कितने के लिए होती है? 6 घंटे के लिए होती है। समझ आया मैंने क्या समझाया? सबसे पहले कौन सा समझाया है? सबसे पहले समझाया था G1, फिर क्या पढ़ाया? एस में अपन ने क्या पढ़ा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कब पढ़ते हैं अपन? जेनेटिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? इसमें एंजाइम होगा जो रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड। वो क्या होगा? रेप्लिकेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? रेप्लिकेशन करवाएगा। अब इसमें G2 में क्या होगा? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होती है सेल की, उसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा? सेल ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? सेल ग्रोथ करेगी। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सेल आकार में बड़ी दिखेगी। अब जब सेल ग्रो करेगी, सबसे पहले कौन सा? G1, फिर कौन सा? S, फिर कौन सा आ गया? G2। अब जो ये वाला है, ये है G1S चेक पॉइंट। चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं। चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं। चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? CP से। G1S चेक पॉइंट। अब क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज। उससे पहले अब क्या होगा? अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एस फेज होती है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, क्रोमोसोम का नहीं होता है। कैसे? कि कोई सेल है, ये 2n है, ये सेल क्या है? 2n है। 2n मैंने किसके लिए बोला है? क्रोमोसोम के लिए। किसके लिए बोला है? क्रोमोसोम के लिए। और अगर डीएनए के लिए बोलूं, अगर ये 2c है, ये क्या है? 2c है। डीएनए के लिए क्या है? 2c है। क्रोमोसोम के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? 2n यूज़ किया है। तो एस फेज में ये जो सेल है उसमें डीएनए कितना हो जाएगा? तो एस फेज में बच्चों आपको याद आना चाहिए कि डीएनए डबल हो जाता है। 2c का 4c हो जाएगा। 2c का 4c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c का 4c हो जाएगा। 2c का 4c हो जाएगा। परंतु जो क्रोमोसोम है वो 2n ही रहेंगे। क्रोमोसोम 2n रहेंगे। सेल 2n थी, 2n ही है, पर डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशंस नहीं होता। क्रोमोसोम नहीं बढ़ता, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए दुगना होता है। क्रोमोसोम की संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो इसको आप स्टर्न मार्क बना के या कोई भी अच्छी चीज़ जहाँ पे भी आप लिखो वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें ऐड? कि यही कि एस फेज में डीएनए संश्लेषित या द्विगुणन होता है, परंतु क्रोमोसोम जितनी संख्या में था उतना ही रहता है। उसके बाद आ जाते हैं एस फेज में। सॉरी, एस के पास कहाँ आ जाते हैं? एस तो पढ़ लिया। G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। अब मान लो कोई क्रोमोसोम है, मैं आपको सबसे पहले क्रोमोसोम समझा रहा हूँ। देखो, ये क्या है? क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्या है? टीलोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये वापस क्या आ जाएगा? टीलोमियर। तो ये सेंट्रोमियर क्या करता है? दो टीलोमियर को बांधे रखता है। अब अगर ये देखो, ये क्या है आपस में? सिस्टर क्रोमेटिड। तो अपन इसमें क्या समझे? ये जो सेंट्रोमियर होता है,
सेंट्रोमियर क्या होता है, 2 टेलोमियर के बीच में होता है, 2 टेलोमियर के बीच में होता है। और सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे, एक क्रोमेटिड के पास में एक, उनका सेंट्रोमियर एक होना चाहिए, उनका सेंट्रोमियर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सेंट्रोमियर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और एक और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। ये आपस में क्या है बच्चों, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग सेंट्रोमियर है, उनके क्रोमेटिड से आपस में एक दूसरे के पास पास है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब वापिस आते हैं अपन। G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। अब प्रोफेज पे आते हैं। अब प्रोफेज होता है, ये सबसे पहला फेज होता है किसका, समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का। क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रोफेज। कौन सा होता है, प्रोफेज। क्या होता है, समसूत्री विभाजन का क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, फेज होता है। जब सबसे पहला फेज मिलता है कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। अब प्रोफेज में क्या होगा कि जैसे जो भी अंदर क्रोमोसोमल पदार्थ होगा, जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, वो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए शब्द क्या है, एक तो है हिंदी वालों बच्चों याद रखो क्या, संघनन, इंग्लिश वालों क्या याद रखो, कंडेंसेशन, संघनन और कंडेंसेशन। ठीक है, किसका होगा, क्रोमोसोमल पदार्थ का होगा। किसका होगा, क्रोमोसोमल पदार्थ का। और यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा। क्या है, सेंट्रियोल्स है बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स बना रहा हूँ। ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। किसकी ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। कौन कर देंगे, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से तारक रेज, किरण निकलती रहती है, और यहां से माइटोटिक ट्यूबुल्स भी निकलती है। अब कौन सा आ जाएगा, अपन ने प्रोफेज में क्या याद रखना है, प्रोफेज में क्या याद रखना है, प्रोफेज में याद रखना है क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो भी सेंट्रियोल्स होते हैं वो विपरीत पोलर, विपरीत ऑपोजिट पोल की ओर या विपरीत ध्रुव की ओर गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज। क्या पढ़ेंगे अपन, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो भी सेंट्रियोल्स जो विपरीत और गति की थी, विपरीत की तरफ, ध्रुव की तरफ गति की थी, वो एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, ऑपोजिट। कहाँ आ जाएंगे, ऑपोजिट। और उनसे क्या निकलेगा, माइटोटिक स्पिंडल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल। अरे बच्चों क्या निकलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल निकलेंगे। और जो क्रोमोसोम है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट होगा। क्या होगा, एक लाइन में। और एक और अच्छी बात प्रोफेज के लिए, कि प्रोफेज की शुरुआत होती है उस टाइम क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडी, ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, प्रोफेज में हो जाएंगे। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और गोल्जी
बॉडी। अब आ गया मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट, ये कोई एक है, एक रेखा है, उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। और जो तारक केंद्र, ये सेंट्रियोल्स थे, तारक केंद्र, ये क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के। ये दिख रहा है? तो यहाँ से रेज निकलती रहेगी जिसकी चारों तरफ से, जो अपन को शो होती रहती है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे अच्छी आकारिकी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन पूर्ण हो जाता है क्रोमोसोम का। किसमें, मेटाफेज में। तो आकारिकीय लक्षण कर सकते हैं, आकारिकीय अध्ययन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। किसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, किसकी, क्रोमोसोम की। कौन सी फेज में कर सकते हैं, मेटाफेज में कर सकते हैं। तो मेटाफेज में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले क्या याद रखना है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे, जो एक प्लेट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से माइटोटिक स्पाइंडल फाइबर आएंगे। अब ये जो माइटोटिक स्पाइंडल है, ये कहाँ जाएंगे, सेंट्रोमियर से जाके जुड़ेंगे। किससे, सीधा सेंट्रोमियर से। अब मैंने आपको बताया था अभी, सेंट्रोमियर। अब देखो, जो सेंट्रोमियर होती है उसके अंदर है, सॉरी ये अभी वापस बना रहा हूँ, जल्दी सीरीज रह गया। जो सेंट्रोमियर होती है उसके अंदर एक आँख की जैसी, किसकी, आँख की लेंस जैसी एक चीज होती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आके जुड़ जाता है, जो स्पाइंडल फाइबर आता है, जो किससे जुड़ेगा, काइनेटोकोर से। किससे जुड़ेगा, काइनेटोकोर से। अब आ जाएगा एनाफेज। क्या आ जाएगा, एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिट हो जाएगा, किसका, सेंट्रोमियर का। किसका हो जाएगा, सेंट्रोमियर का। जब वो सेंट्रोमियर डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो इसकी दोनों की सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे थी, उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, क्या होगा, स्प्लिट होगी, तो ये दोनों अलग हो जाएगी। तो इधर भी एक सेंट्रोमियर, इधर भी एक सेंट्रोमियर, तो ये 2 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम। अब ये विपरीत ध्रुव की ओर गति करेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है, जो विपरीत ऑपोजिट पोल है, उसकी तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें मोटर प्रोटीन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, मोटर प्रोटीन कहा जाता है। तो क्या क्या याद रखना है ना, फेज में क्या याद रखना है, और क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा, सेंट्रोमियर को बीच में से 2 सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, टीलोफेज। उसके बाद क्या आ जाएगा, टीलोफेज। अब अगर अपन टीलोफेज को देखें तो उसमें क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट द प्रोफेज जैसा लगता है। प्रोफेज में जो चीज़ें हुई थी उसको उल्टा कर दो। प्रोफेज में क्या हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी गायब हुए थे, तो यहाँ पे वापस दिखने लग जाएंगे, अपीयर होने लग जाएंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, ये वापस धुंधला सा होने लग जाएगा। और सेल डिवाइड होके या तो G0 में चली जाएगी। G0 में वहां पे उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, एनसीआरटी लाइन है जो G0 सेल है, जिसे क्विसेंट फेज भी कहा जाता है, शांत प्रवस्था भी कहा जाता है। वहां पे उपापचयी रूप से तो सक्रिय है, वहां पे उपापचयी रूप से सेल सक्रिय है, परंतु अगर डिवाइड नहीं होगी वहां जाके बैठी रहेगी G0 फेज, या वो आगे जाके सेल फर्दर आगे माइटोटिस में कन्वर्ट
मतलब माइटोसिस करेगी। ये सेल साइकिल बार बार चलता रहता है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है जो लिख रखा है वो सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। इसमें जीवन भी पूरा हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, G2 भी हो जाएगा, आपका प्रोफेज भी हो जाएगा, मेटाफेज भी हो जाएगा, एनाफेज भी हो जाएगा, टीलोफेज भी हो जाएगा और G0 भी हो जाएगा। जैसे समसूत्री विभाजन पूरा एनसीईआरटी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है। दो ही चीज़ें मैंने बाहर से बताई है आपको। पहली चीज़ बताई है कि सेल डिवीजन करती है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट दी गई थी, अभी धारणा दी गई थी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वाला और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, उसके अलावा नहीं। अपने यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है। अब आप बोलो तो इसका रैपिड डिवीजन होगा। रैपिड डिवीजन अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, हमने रैपिड डिवीजन क्या अपन ने बोला, सेल डिवीजन मेनली कितने प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब जो माइटोसिस को अपन पढ़ा, समसूत्री विभाजन, उसमें 4 फेज, प्रोफेज, मेसाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, अब क्या होगा, 2 मेटाफेज है, एक फेज है मेटाफेज, वापस है मेटाफेज, इनके बीच में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं इंटरफेज। जो फेज होती है इसमें 95% होती है और सबसे लंबी फेज होती है अपने। एक तो ये चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। बाद उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, जीवन पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा था, जीवन। तो जीवन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे जो पाए जाते हैं सेल्स में, वो क्या बनेंगे, उनका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रोटीन, सिंथेटिक एंजाइम, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एस में याद रखना, एस नीट का फेवरेट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन बच्चों समझो कैसे, ये 5, ये 3, ये 3, ये डीएनए 5। तो यहाँ से रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है, 3 पे कौन सा आएगा, आरएनए प्राइमर्स आएगा, वो जाके इसको 5 डेज बनाएगा और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से ओकाज़ाकी खंड बनेंगे। ये जो इसमें सारे एंजाइम्स, कोई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ये अपन मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा, डीएनए में बच्चों ये बताओ, क्रोमोसोम का संख्या डबल होगी या उतनी रहेगी, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। अब जो डीएनए करवाता है रेप्लिकेशन, वो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट एंड थर्ड। कितने घंटे के लिए होती है, 6 घंटे के लिए होती है। कितने घंटे के लिए होगी, 6 घंटे के लिए होगी। उसके बाद G2 में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोफेज में एनसीईआरटी से बता रहा हूँ और वही है। सबसे पहला क्या है, प्रोफेज में संघनन स्टार्ट हो जाता है या कंडेंसेशन, ये वर्ड्स को याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तीसरा क्या था, जो सेंट्रियोल से, वो क्या होगा, ओपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दूसरा कौन सा था, मेटाफेज।
मेटाफेज में क्या होगा, M4 मॉर्फोलॉजिकल, M4 क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल, समझ में आ रहा है, M4 मॉर्फोलॉजिकल। तो ये अपना ऐसे रिवीजन आप कर सकते हो। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें मेटाफेजिक प्लेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, सारे क्रोमोसोम इस जगह जुड़ेंगे, और जो फाइबर्स आ रहे हैं सेंट्रियोल से वो किसके साथ जुड़ेंगे जाके, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर। ये किसके जैसा होगा, लेंस जैसा होगा, इससे आके वो तंतु फाइबर्स जुड़ जाएंगे, स्पिंडल जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरी फेज कौन सी आ जाएगी, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर, ये याद रखो बच्चों, ये वापस नीट पे पूछा जाता है, उसका क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन का एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि ये केंद्रक विभाजन से तो शुरू होता है और कोशिका द्वय विभाजन पर खत्म। केंद्रक विभाजन से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, केंद्रक विभाजन से शुरू हुआ है, क्योंकि पहले क्या हुआ, केंद्र का विभाजन, उसके बाद क्या, लास्ट में क्या हुआ, कोशिका विभाजन पर, कोशिका ध्रुव विभाजन पर खत्म। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन, बस ये चीज़ें याद कर लो। इसमें एक्स्ट्रा जो तुम्हें याद करनी है वो क्या याद करनी है कि केंद्रक विभाजन से तो शुरू होगा, न्यूक्लियर डिवीजन से तो शुरू होगा, और यहाँ से क्या होगा, शुरू होगा, और जहाँ पे एंडिंग होगा, जो ख़त्म हो रहा है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न पर। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न पर, कोशिका द्वय विभाजन पर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और वीडियो लेके आएंगे, नए नए टॉपिक्स आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके साथ अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ना है वापस, वही भी आपके साथ वापस यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे वापस अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ाया जाएगा। सेम यही चीज़ होगी, आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स बनाते हो तो मेरे को क्या करना, कुछ नहीं करना, जो पहले है उसको मिटा के उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देना है, ठीक है। थैंक यू। डिवीजन या डिवाइड नहीं होगी, पर ज़रूरत पड़ी तो डिवाइड होगी। जैसे मैंने लीवर निकाला, मेरा लीवर 40% मेरे पास बचा हुआ है, बाकी वाला डिजनरेट हो गया है, फिर लीवर डिवाइड करेगा, लीवर रीजनरेट होगा। ये होगा शरीर की नीड के हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल सेल। तीसरा होता है परमानेंट, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे हार्ट है, हमेशा धड़कता रहता है, परंतु वो कभी भी डिवाइड नहीं होती। क्या आ जाएगा, हार्ट। तो ये क्वेश्चन, इसमें परमानेंट सेल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ये भी लाइन दे रखी है। स्टेबल में अपन क्या बोला था, हिपेटो सेलुलर। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जरूरत हुई तो, क्या हुआ, जरूरत हुई तो। बच्चों शब्द कौन सा याद रखोगे, जरूरत। कौन सा शब्द याद रखोगे, जरूरत। अरे कौन सा शब्द याद रखोगे, जरूरत हुई तो, उसको क्या बोलोगे बच्चों, स्टेबल, लेबाइल। और तीसरा दोस्तों कौन सा होता है, परमानेंट। कौन कौन से, तीन। पहला कौन सा, स्टेबल, दूसरा कौन सा, सॉरी पहला लेबाइल, दूसरा कौन सा, स्टेबल, तीसरा कौन सा, परमानेंट। अब मैं बोलूँ बच्चों, जो लेबाइल होती है वो क्या करती है, लेबाइल हमेशा नई सेल बनती रहेगी, नई सेल बनती रहेगी, पुरानी खत्म होती रहेगी। कैसे होगी, जीआईटी में खाना वगैरह खाते हैं, जो भी एंजाइम वगैरह आते हैं तो सेल को तो हार्म होता ही है। स्किन है, कॉन्टैक्ट में आता है इन्वायरमेंट के, उसमें भी हो जाता है। जो ब्लड सेल्स बनती है उसमें भी होता है। दूसरा होता है स्टेबल। स्टेबल क्या होता है कि ज़रूरत हुई तभी, ज़रूरत है बहुत बेस्ट, मतलब ज़रूरत हुई तभी होगा। जैसे कोई है लीवर डिजनरेट हो गया, 40% डिजनरेट हो गया है, किसी का लीवर है, ये लीवर है और ये 40% गया है, तो अपने आप सेल आगे जाके उसको रीजनरेट कर देगी। वो कौन सा होता है, स्टेबल। और एक कुछ ऐसी सेल होती है, बड़ी ढींड होती है, कुछ भी नहीं करती है, वो होती है परमानेंट सेल, वो होती है परमानेंट सेल। समझ में आया, ठीक है।
अब अपन समसूत्री विभाजन को पढ़े उससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा उससे पहले अपन इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। अब इंटरफेस और समसूत्री को मैं एक साथ कंबाइन करके पढ़ूंगा, इंटरफेस और समसूत्री विभाजन दोनों को एक साथ कंबाइन करके तो मैं पढ़ूंगा, परंतु उससे पहले मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, क्या इंटरफेस तीन होते हैं, उसमें कौन कौन सा, G1 S G2। G1 का मतलब था गैप 1, S का मतलब सिंथेसिस, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। बड़ा नीट का सबसे प्यारा क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, कौन सी फेज में होता है, एस फेज। 4 साल में 4 बार पूछा जाता है, सबसे प्यारा क्वेश्चन लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले कवर होने चाहिए। अब दूसरे चैप्टर करते हैं उससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। ये आप देख लो, 5 साल के पेपर उठा के ले लो, 3 बार तो जरूर आया होगा कि डीएनए होता है वो कौन सी फेज में संश्लेषित होता है, एस फेज है। और समसूत्री विभाजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब जो जीवन होता है वो एस, जीवन से जब एस में जाते हैं तो वहां पे आता है जीवन चेक पॉइंट, ठीक है। अब जीवन है तो वहाँ पे सेल क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। सेल क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने ऑर्गन्स बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी ताकि वो क्या करे, डिवाइड कर सके प्रोटीन्स वगैरह। और एस में क्या होगा, एस में डीएनए होगा, क्रोमेटिन होगा, हिस्टोन, प्रोटीन, इनका संश्लेषण होगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है। डीएनए रेप्लिकेशन अपन ने पढ़ा था, डीएनए अपन आनुवंशिक में पढ़ते हैं, डीएनए क्या पढ़ते हैं, डीएनए में क्या पढ़ते हैं आप, डीएनए किस पे होता है, क्रोमेटिन पे। तो क्रोमेटिन किसके साथ होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन, होता है कि नहीं होता, H3A, H1, H2, हिस्टोन और डीएनए क्रोमेटिन, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम भी तो चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम से होता है, डीएनए पॉलीमरेज से। किससे होता है, डीएनए पॉलीमरेज से। उसको मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, साथ में समझाऊंगा इंटरफेज और माइटोसिस दोनों को, समसूत्री विभाजन और अंतरावस्था दोनों की साथ में समझाऊंगा। उस टाइम में उसको वहाँ नीचे लिख दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल सा टॉपिक है, एकदम से अच्छे से जितना कवर करवा सका बढ़िया प्यार से करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन वापस जाते हैं सेल, क्या सेल, अब देखो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये है जीवन, गैप 1, ये कौन सा है, एस, ये कौन सा है, G2, ये कौन सा है, G2, ये कौन सी फेज है, प्रोफेज, ये कौन सी है, मेटाफेज, ये कौन सी है, एनाफेज, ये कौन सी है, टीलोफेज। अब देखो कोई भी सेल है, क्या है, कोई भी सेल है, ये लो सेल, इसमें क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आया, सेल आएगी, जीवन में क्या होगा, मोर, मैक ऑर्गन,
अंग बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल की वृद्धि होगी। ताकि सेल की वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सिंथेसिस प्रोटीन, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गन्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, ऑर्गन्स, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो होता है, वो ज़्यादा एक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस प्रोटीन एंजाइम का होगा। प्रोटीन एंजाइम होते हैं उनका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संश्लेषण होगा। उसके बाद आ जाएगा एस फेज। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। अरे बच्चों ध्यान से देखो, डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बोल दिया, इसके ऊपर 5 स्टार लगाओ। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा है, डीएनए संश्लेषण किस फेज में होता है, कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। अब डीएनए संश्लेषण के लिए कौन से एंजाइम चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज। कौन से चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज, कौन कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये कितने टाइम के लिए होती है, 6 घंटे के लिए होती है। ये कितने के लिए होती है, 6 घंटे के लिए होती है। समझ में आया मैंने क्या समझाया, सबसे पहले कौन सा समझाया है, सबसे पहले समझाया था जीवन, फिर क्या पढ़ाया, एस में अपन ने क्या पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कब पढ़ते हैं अपन, जेनेटिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें एंजाइम होगा जो रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। वो क्या होगा, रेप्लिकेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा। अब इसमें G2 में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होती है सेल की, उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, सेल ग्रोथ करेगी। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सेल आकार में बड़ी दिखेगी। अब जब सेल ग्रो करेगी, सबसे पहले कौन सा, G1, फिर कौन सा, S, फिर कौन सा आ गया, G2। अब जो ये वाला है, ये है G1S चेक पॉइंट। चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं, चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं, चेक पॉइंट को मैं CP से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं, CP से, G1S चेक पॉइंट। अब क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। उससे पहले अब क्या होगा, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एस फेज होती है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, क्रोमोसोम का नहीं होता है। कैसे, कि कोई सेल है, ये 2n है, ये सेल क्या है, 2n है। 2n मैंने किसके लिए बोला है, क्रोमोसोम के लिए। किसके लिए बोला है, क्रोमोसोम के लिए। और अगर डीएनए के लिए बोलूं, अगर ये 2c है, ये क्या है, 2c है। डीएनए के लिए क्या है, 2c है। क्रोमोसोम के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, 2n यूज़ किया है। तो एस फेज में ये जो सेल है उसमें डीएनए कितना हो जाएगा, तो एस फेज में बच्चों आपको याद आना चाहिए कि डीएनए डबल हो जाता है, 2c का 4c हो जाएगा, 2c का 4c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c का 4c हो जाएगा, 2c का 4c हो जाएगा। परंतु जो क्रोमोसोम है वो 2n ही रहेंगे, क्रोमोसोम 2n रहेंगे। सेल 2n थी, 2n ही है, पर डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशंस नहीं होता, क्रोमोसोम नहीं बढ़ता। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए दुगना होता है, क्रोमोसोम की संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो इसको आप स्टार मार्क बना के, या कोई भी अच्छी चीज़ जहाँ पे भी आप लिखो वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें ऐड, कि यही कि एस फेज में डीएनए संश्लेषित या द्विगुणन होता है, परंतु क्रोमोसोम जितनी संख्या में था उतना ही रहता है।
उसके बाद आ जाते हैं एस फेज में, सॉरी एस के पास कहाँ आ जाते हैं, एस तो पढ़ लिया, G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। अब मान लो कोई क्रोमोसोम है, मैं आपको सबसे पहले क्रोमोसोम समझा रहा हूँ। देखो ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्या है, टीलोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये वापस क्या आ जाएगा, टीलोमियर। तो ये सेंट्रोमियर क्या करता है, दो टीलोमियर को बांधे रखता है। अब अगर ये देखो, ये क्या है आपस में, सिस्टर क्रोमेटिड। तो अपन इसमें क्या समझे, ये जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, दो टीलोमियर के बीच में होता है, दो टीलोमियर के बीच में होता है। और सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे, एक क्रोमेटिड के पास में एक, उनका सेंट्रोमियर एक होना चाहिए, उनका सेंट्रोमियर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सेंट्रोमियर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और एक और बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। ये आपस में क्या है बच्चों, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग सेंट्रोमियर है, उनके क्रोमेटिड से आपस में एक दूसरे के पास पास है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब वापिस जाते हैं अपन, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। अब प्रोफेज पे आते हैं। अब प्रोफेज होता है, ये सबसे पहला फेज होता है किसका, समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का। क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रोफेज। कौन सा होता है, प्रोफेज। क्या होता है, समसूत्री विभाजन का क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, फेज होता है। जब सबसे पहला फेज मिलता है कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। अब प्रोफेज में क्या होगा कि जैसे जो भी अंदर क्रोमोसोमल पदार्थ होगा, जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, वो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए शब्द क्या है, एक तो है हिंदी वालों बच्चों याद रखो क्या, संघनन, इंग्लिश वालों क्या याद रखो, कंडेंसेशन, संघनन और कंडेंसेशन, ठीक है। किसका होगा, क्रोमोसोमल पदार्थ का होगा। किसका होगा, क्रोमोसोमल पदार्थ का। और यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा। क्या है, सेंट्रियोल्स है बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स बना रहा हूँ। ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। किसकी ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देंगे। कौन कर देंगे, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से तारक रेज, किरण निकलती रहती है, और यहां से माइटोटिक ट्यूबुल्स भी निकलती है। अब कौन सा आ जाएगा, अपन ने प्रोफेज में क्या याद रखना है, प्रोफेज में क्या याद रखना है, प्रोफेज में याद रखना है क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो भी सेंट्रियोल्स होते हैं वो विपरीत पोलर, विपरीत ऑपोजिट पोल की ओर
विपरीत ध्रुव की ओर गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज। क्या पढ़ेंगे अपन, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो भी सेंट्रियोल्स जो विपरीत और गति की थी, विपरीत की तरफ ध्रुव की तरफ गति की थी, वो एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, ऑपोजिट। कहाँ आ जाएंगे, ऑपोजिट। और उनसे क्या निकलेगा, माइटोटिक स्पिंडल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल। अरे बच्चों क्या निकलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल निकलेंगे। और जो क्रोमोसोम है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट होगा। क्या होगा, एक लाइन में। और एक और अच्छी बात प्रोफेज के लिए, कि प्रोफेज की शुरुआत होती है उस टाइम क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडी, ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, प्रोफेज में हो जाएंगे। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी। अब आ गया मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट, ये कोई एक है, एक रेखा है, उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। और जो तारक केंद्र, ये सेंट्रियोल्स थे, तारक केंद्र, ये क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के। ये दिख रहा है, तो यहाँ से रेज निकलती रहेगी जिसकी चारों तरफ से, जो अपन को शो होती रहती है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे अच्छी आकारिकी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन पूर्ण हो जाता है क्रोमोसोम का। किसमें, मेटाफेज में। तो आकारिकीय लक्षण कर सकते हैं, आकारिकीय अध्ययन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। किसकी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किसकी, क्रोमोसोम की। कौन सी फेज में कर सकते हैं, मेटाफेज में कर सकते हैं। तो मेटाफेज में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले क्या याद रखना है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे, जो एक प्लेट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आएंगे। अब ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये कहाँ जाएंगे, सेंट्रोमियर से जाके जुड़ेंगे। किससे, सीधा सेंट्रोमियर से। अब मैंने आपको बताया था अभी, सेंट्रोमियर। अब देखो जो सेंट्रोमियर होती है उसके अंदर है, सॉरी ये अभी वापस बना रहा हूँ, गलती से इरेज रह गया। जो सेंट्रोमियर होती है उसके अंदर एक आँख की जैसी, किसके, आँख की लेंस जैसी एक चीज होती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आके जुड़ जाता है, जो स्पिंडल फाइबर आता है, जो किससे जुड़ेगा, काइनेटोकोर से। किससे जुड़ेगा, काइनेटोकोर से। अब आ जाएगा एनाफेज। क्या आ जाएगा, एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिट हो जाएगा, किसका, सेंट्रोमियर का। किसका हो जाएगा, सेंट्रोमियर का। जब वो सेंट्रोमियर डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो इसकी दोनों की सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे थी, उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, क्या होगा, स्प्लिट होगी, तो ये दोनों अलग हो जाएगी। तो इधर भी एक सेंट्रोमियर, इधर भी एक सेंट्रोमियर, तो ये 2 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम। अब ये विपरीत ध्रुव की ओर गति करेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है, जो विपरीत ऑपोजिट पोल है, उसकी तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें मोटर प्रोटीन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, मोटर प्रोटीन कहा जाता है। तो क्या क्या याद रखना है ना, फेज में क्या याद रखना है, और क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे।
क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा, सेंट्रोमियर को बीच में से दो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, टीलोफेज। उसके बाद क्या आ जाएगा, टीलोफेज। अब अगर अपन टीलोफेज को देखें तो उसमें क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट द प्रोफेज जैसा लगता है। प्रोफेज में जो चीज़ें हुई थी उसको उल्टा कर दो। प्रोफेज में क्या हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी गायब हुए थे, तो यहाँ पे वापस दिखने लग जाएंगे, अपीयर होने लग जाएंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था ये वापस धुंधला सा होने लग जाएगा। और सेल डिवाइड होके या तो G0 में चली जाएगी। G0 में वहां पे उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, एनसीआरटी लाइन है जो G0 सेल है, जिसे क्विसेंट फेज भी कहा जाता है, शांत प्रवस्था भी कहा जाता है। वहां पे उपापचयी रूप से तो सक्रिय है, वहां पे उपापचयी रूप से सेल सक्रिय है, परंतु अगर डिवाइड नहीं होगी वहां जाके बैठी रहेगी G0 फेज, या वो आगे जाके सेल फर्दर आगे माइटोटिस में कन्वर्ट हो, मतलब माइटोटिस करेगी। ये सेल साइकिल बार बार चलता रहता है। ये सारी एनसीआरटी की लाइन है, सारी एनसीआरटी की लाइन है जो लिख रखा है वो सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। इसमें G1 भी पूरा हो जाएगा, S भी हो जाएगा, G2 भी हो जाएगा, आपका प्रोफेज भी हो जाएगा, मेटाफेज भी हो जाएगा, एनाफेज भी हो जाएगा, टीलोफेज भी हो जाएगा और G0 भी हो जाएगा। जैसे समसूत्री विभाजन पूरा एनसीआरटी है, एक एक लाइन एनसीआरटी की है। दो ही चीजें मैंने बाहर से बताई है आपको। पहली चीज बताई है कि सेल डिवीजन करती है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट दी गई थी, अभी धारणा दी गई थी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वाला और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, उसके अलावा नहीं। अपने यहाँ पे माइटोटिस हो जाता है। अब आप बोलो तो इसका रैपिड डिवीजन होगा। रैपिड डिवीजन अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, हमने रैपिड डिवीजन क्या अपन ने बोला, सेल डिवीजन मेनली कितने प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब जो माइटोसिस को अपन पढ़ा समसूत्री विभाजन, उसमें 4 फेज, प्रोफेज, मेसाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, अब क्या होगा, 2 मेटाफेज है, एक फेज है मेटाफेज, वापस है मेटाफेज, इनके बीच में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं इंटरफेज। जो फेज होती है इसमें 95% होती है और सबसे लंबी फेज होती है अपने। एक तो ये चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। बाद उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, G1 पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा था, G1। तो G1 में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे जो पाए जाते हैं सेल्स में, वो क्या बनेंगे, उनका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेटिक एंजाइम, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एस में याद रखना, एस नीट का फेवरेट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन बच्चों समझो कैसे, ये 5, ये 3, ये 3, ये डीएनए 5। तो यहाँ से रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है 3 पे कौन सा आएगा, आरएनए प्राइमर्स आएगा, वो जाके इसको 5 डेज बनाएगा और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से ओकाज़ाकी खंड बनेंगे। ये जो इसमें सारे एंजाइम्स, कोई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ये अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा, डीएनए में बच्चों ये बताओ, क्रोमोसोम का संख्या डबल होगी या उतनी रहेगी, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। अब जो डीएनए करवाता है रेप्लिकेशन, वो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट एंड
थर्ड कितने घंटे के लिए होती है? 6 घंटे के लिए होती है। कितने घंटे के लिए होगी? 6 घंटे के लिए होगी। उसके बाद G2 में क्या होगा? साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोफेज में NCERT से बता रहा हूँ और वही है। सबसे पहला क्या है प्रोफेज में? संघनन स्टार्ट हो जाता है या कंडेंसेशन, ये वर्ड्स को याद रखना है। उसके बाद क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। तीसरा क्या था? जो सेंट्रियोल से वो क्या होगा? ओपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। दूसरा कौन सा था? मेटाफेज में क्या होगा? M4 मॉर्फोलॉजिकल। M4 क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल। समझ में आ रहा है? M4 मॉर्फोलॉजिकल। तो ये अपना ऐसे रिवीजन आप कर सकते हो। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसमें मेटाफेजिक प्लेट होगा, वहाँ पे क्या होगा? सारे क्रोमोसोम इस जगह जुड़ेंगे और जो फाइबर्स आ रहे हैं सेंट्रियोल से वो किसके साथ जुड़ेंगे? जाके काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर ये किसके जैसा होगा? लेंस जैसा होगा। इससे आके वो तंतु फाइबर्स जुड़ जाएंगे, स्पिंडल जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरी फेज कौन सी आ जाएगी? एनाफेज में क्या होगा? सेंट्रोमियर। ये याद रखो बच्चों, ये वापस नीट पे पूछा जाता है। उसका क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन का एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि ये केंद्रक विभाजन से तो शुरू होता है और कोशिका द्वय विभाजन पर खत्म। केंद्रक विभाजन से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? केंद्रक विभाजन से शुरू हुआ है, क्योंकि पहले क्या हुआ? केंद्र का विभाजन। उसके बाद क्या? लास्ट में क्या हुआ? कोशिका विभाजन पर, कोशिका ध्रुव विभाजन पर खत्म। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन, बस ये चीज़ें याद कर लो। इसमें एक्स्ट्रा जो तुम्हें याद करनी है वो क्या याद करनी है कि केंद्रक विभाजन से तो शुरू होगा, न्यूक्लियर डिवीजन से तो शुरू होगा और यहाँ से क्या होगा? शुरू होगा और जहाँ पे एंडिंग होगा, जो ख़त्म हो रहा है, वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पर। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पर, कोशिका द्वय विभाजन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और वीडियो लेके आएंगे, नए नए टॉपिक्स आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके साथ अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ना है वापस, वही भी आपके साथ वापस यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे वापस अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ाया जाएगा। सेम यही चीज़ होगी। आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर आप नोट्स बनाते हो तो। मेरे को क्या करना? कुछ नहीं करना, जो पहले है उसको मिटा के उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देना है। ठीक है, थैंक यू।